हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ऐसी कोई भी जो डेथ है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है इन दैट एरिया ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक एक डायग्नोसिस है। वो डायग्नोसिस ईसीजी बताती है कि जी वाकईतन जो आपको छाती में दर्द हुई, आपको जो सिम्टम्स हुए, किसी को नौजिया होता है, किसी को बाजू में दर्द होता है, किसी को जॉ में पेन होती है, दैट लीड्स टू अ फुल डायग्नोसिस ऑफ अ हार्ट अटैक। वैसे तो यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक जो है वो कॉमन होता जा रहा है। क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए जिनसे हम लोग बच सकते हैं? जो ओवर द इयर्स चेंज हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइफस्टाइल। हमारे खाने पीने की रूटीन, सोने का टाइम है। खवातीन से ज़्यादा मर्दों को हार्ट का प्रॉब्लम। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसमें आपकी स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं और प्लस लाइफस्टाइल। 14-15 साल के बच्चे भी देखे हैं जो कि हार्ट अटैक के हैं। वो बच्चे हैं जिनके फैमिली में रन करता है कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को हल्का सा कहीं पे हार्ट वाली साइड पे पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो 25 साल का बच्चा हमारे पास या 30 साल का लड़का हमारे पास आया है कि जी मुझे प्लस माइनस सी पेन हो रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम उसका एक ईसीजी करें, हम उसकी कैकोआर्डियोग्राफी करें। अगर हम इन दोनों में नॉर्मल भी निकल आती हैं तो हम उसको 8-10 मिनट के लिए ट्रेडमिल के ऊपर चलाएं और उसकी ईसीजी को मेजर कर 2-1 घंटे के अंदर उसको ये बता दें कि जो तुम्हें पेन हो रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी अहम है, लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई बिलीव कि इट्स अ वेरी गुड टॉपिक और आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन एक आम लोगों में होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक? So, being a cardiologist, I can narrate in a very simple language कि ऐसी कोई भी जो डेथ है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे कि हम सुनने में आता है कि जी हाँ जो एक मरीज़ था जी वो कभी बैठा हुआ था या लेटे हुए थे या सोए हुए थे और एकदम से उनको कुछ हुआ है और वो उनकी डेथ हो गई है और जब हॉस्पिटल लेके जाया गया है तो उन्होंने कहा कि जी इनकी घर में डेथ हो गई है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। सो वी डोंट हैव एनी डायग्नोसिस कि हमें क्या हुआ। वो शायद ये भी नहीं बता पाते कि जी इनको कुछ छाती में दर्द हुआ था या नहीं हुआ था। सो हम ऐसी कोई भी जो डेथ है विच इज़ सडन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, मतलब कोई पहले से कोई बीमारी नहीं चल रही या कुछ छाती में दर्द का उन्होंने नहीं कहा, तो दैट काउंट्स इन दैट एरिया ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एक तो ये है। हार्ट अटैक एक डायग्नोसिस है और वो डायग्नोसिस हार्ट अटैक जो कि ईसीजी होने के बाद ईसीजी बताती है कि जी वाकईतन जो आपको छाती में दर्द हुई, आपको जो सिम्टम्स हुए, किसी को नौजिया होता है, किसी को बाजू में दर्द होता है, किसी को जॉ में पेन होती है, तो दैट लीड्स टू अ फुल डायग्नोसिस ऑफ अ हार्ट अटैक। अब उस हार्ट अटैक के बाद जो डेथ होगी खुदा ना खास्ता आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन या किसी तरह की भी, वो हम कह सकते हैं कि जी ये जो डेथ है दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, इट मीन्स कि कार्डियक अरेस्ट का कोई सिम्टम्स नहीं होते, हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। तो दूसरा ये सॉरी इट्स हम ये कह सकते हैं कि इट कुड गिव अ सिम्टम, जैसे किसी ने कहा जी मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वार्निंग साइन आती है। अगर आपने रिसेंट टाइम में देखे होंगे, हमारे एक टीचर की बहुत वीडियो को वायरल हुई थी क्रिसेंट में, शायद वो पढ़ा रहे थे और ड्यूरिंग हिज लेक्चर अभी वो खड़े में हैं, वो अपने पाँव के बल बस बैठे हैं एंड ही जस्ट कोलैप्स्ड। तो वो शायद हल्का सा उन्होंने शायद छाती पे भी दर्द हाथ रखा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ भी छाती पे हाथ रखा और बस मुझे जी दर्द शुरू हुई है। और जो कार्डियक अरेस्ट है डोंट गिव्स यू अ टाइम, वो प्रॉबली विद इन सेकेंड्स दे कैन कोलैप्स, क्योंकि हार्ट जैसे अगर फर्स्ट करें नॉर्मल पंपिंग कर रहा है वो एकदम से फ्लिकर होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई रिदम जो है वो ख़राब होगा जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, एंड दैट लीड्स टू द सडन स्टॉप ऑफ द हार्ट एंड ही जस्ट कोलैप्स्ड। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब वैसे तो यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक जो है वो कॉमन होता जा रहा है, लेकिन यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 30s लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो 30s के बाद या इन अर्ली 30s या मे बी लेट 20s में आपको क्या एहतियात करनी चाहिए अपनी, और क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए जिनसे हम लोग बच सकते हैं कि हाँ हमें आगे जाके हार्ट का प्रॉब्लम फेस करना पड़े? बिल्कुल ठीक है। हम इसको अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रीमेच्योर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ऐसी फीमेल्स या ऐसे मेल्स पेशेंट्स जो कि बिफोर दैट, यूजुअली अल्लाह ताला की तरफ से जो फीमेल्स हैं दे आर मोस्टली प्रोटेक्टेड
टू हैव अ कॉर्निया आर्टरी डिजीज मीन्स कि उनको दिल की बीमारी जो है आफ्टर द एज ऑफ देयर मेनोपॉज आती है, बिकॉज दे हैव देयर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है दैट इज कार्डियोप्रोटेक्टिव, और टिल द एज ऑफ लाइक 45 दे आर प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह. बट नाउ वी यूज टू सी, अब हम बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स देखते हैं जो कि 40s के अंदर प्रेजेंट हो रही हैं विद हार्ट अटैक इन देयर बिफोर देयर मेनोपॉज. तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रेगनेंसीज हैं या प्रेगनेंसी इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी की लाइफ में किसी को डायबिटीज़ हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, वो प्रेगनेंसी के बाद भी रहती है, या प्रेगनेंसी के अंदर कोई चेस्ट पेन होना, ये भी एक बीमारी हो सकती है जो कि दैट लीड्स टू अ कॉर्निया आर्टरी डिजीज, या जेनेटिक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जिसको हम जेनेटिक एक कॉज कह सकते हैं कि उनके फीमेल जो पेशेंट्स, उनकी जो फैमिली की जो फीमेल थी, अच्छा, उन सब से भी हो सकता है 100%. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली जिनकी डिजीज अगर फैमिली में चल रही है, दे आर एट देयर रिस्क ऑफ देयर लाइफ्स, अगर वो चाहे वो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं. तो आई बिलीव कि जब हम प्री मैच्योर फीमेल की बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, प्लस जो लाइफ स्टाइल्स हैं जो कि अब दैट हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स. व्हाट वी फील एंड व्हाट वी यूज्ड टू टेल कि जी जो ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइफस्टाइल. हमारे खाने पीने की रूटीन, हमारे खाने पीने का टाइम, सबसे पहले हमारे स्ट्रेस है, हमारे सोने का टाइम है, दैट ऑल लीड्स टू यू नो द फैक्टर्स व्हिच कैन लीड टू एनी डिजीज, स्पेशली द कॉर्निया आर्टरी डिजीज आल्सो. ऑलराइट. अच्छा, लेकिन देखा जाए कि खवातीन से ज़्यादा मर्दों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो इसकी क्या वजह है? मेंस दे कैन हैव, अब हम अपनी प्रैक्टिस में हमने 14-15 साल के बच्चे भी देखे हैं जो कि हार्ट अटैक के हैं, लेकिन दैट इज़ ट्रू वेरी प्री मैच्योर. उनमें वो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर है जो कि बहुत, मैं अगर 20 से पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें फैमिलियल किसी का कोलेस्ट्रॉल ही हज़ारों में है. फैमिलियल मीन्स कि वो बच्चे हैं जिनके फैमिली में रन करता है कि कोलेस्ट्रॉल और वो जो जिसको हम हाई डेंसिटी और लो, खासतौर पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको LDL बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है. दे कैन लीड टू हार्ट अटैक बिफोर even the age of 20. After, I believe कि 30s and 40s which is more prone to develop a coronary artery disease, then multiple factors हैं जिसमें आपकी स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं और प्लस लाइफस्टाइल्स हैं. तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि दैट कैन लीड्स टू coronary artery disease. All right. तो क्या BP का भी लिंक होता है हार्ट अटैक से? Definitely, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इनका जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जो है दैट्स अ साइलेंट किलर. तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो आपको हार्ट अटैक भी कर सकता है, वो आपको स्ट्रोक की तरफ भी लेके जा सकता है, या और पेरिफेरल के अंदर कोई आर्टरी डिजीज़ कर सकता है जिसमें खून की रवानी टांगों में या बाजुओं में भी स्लो हो सकती है. दिस ऑल लीड टू ठीक है. तो इसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? सबसे पहले जब हम बार हम अगर हम कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल है, तो वी नीड टू कट डाउन कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल देखें, प्लस हम अपना खाने की रूटीन देखें. इट्स अ वेरी मिथ. अगर आप अपने बहुत सारे हम देखते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को भी, और सेकेंडली बहुत सारे मॉडल्स को भी, कि अगर उनसे पूछें कि जी आप शाम का खाना कब खाते हैं, तो वो कहेंगे जी लास्ट मील इज़ लाइक 5 o'clock और 6 o'clock और 7 o'clock मतलब इवनिंग. हम जब अपना लास्ट मील खा रहे हैं, यूजुअली जो हमारे 80-90% लोग खा रहे हैं वो रात को 11 बजे खा रहे हैं. और वो कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो सिकार्डियन रिदम है, लोगों की जो सुबह है वो शाम है और जो शाम है वो सुबह है. तो वो खाने की रूटीन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स आप देख सकते हैं इस वक्त हर एक के साथ अटैच हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हैं, प्लस फिर आपकी ये जो अर्ली डायबिटीज़ है, अर्ली हाइपरटेंशन है, इन सब चीज़ों को लेके, एंड देन द एंग्जाइटी फैक्टर्स. इन सब चीज़ों की वजह से आपका एक एंग्जाइटी फैक्टर बढ़ जाता है, और इन सब चीज़ों से आपकी जो दिल की धड़कन है दैट लीड्स, जो कि नॉर्मल हार्ट अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि जी 70 से 80 टाइम्स जो है वो बीट करता है, तो यूजुअली दीज पीपल जो कि आर एट देयर स्ट्रेस लेवल जिनका हाई है, दे आर रनिंग एट लाइक 110-120. तो वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी का RPM जो है वो अगर आप 1 और 2 पे चला रहे हैं, या अगर 120 पे चल रहा है तो गाड़ी का RPM जो है वो आप 3 के ऊपर चला रहे हैं. तो हार्ट नीड्स टू वर्क मोर, एंड दैट ऑल लीड्स टू टू एनी काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री रह चुकी हुई है हार्ट अटैक की, तो उस फैमिली को किस एज तक अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए कि उनको भी आइडिया हो कि हाँ आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है? बिल्कुल. एक तो चलें ये कि हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की भी है, और बहुत सारी हार्ट की जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर किसी फैमिली में रन कर रही है, जिसमें हम आम ज़बान में कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं, दे शुड स्क्रीन देयर फैमिली.
अगर हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हम अर्ली स्क्रीन कर लिया जाए, और अगर फर्स्ट करें, अगर आपको अर्ली डिटेक्शन हो भी जाती है तो दे आर समथिंग आप बिफोर हैंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, और जो लाइफ स्पैन है अल्लाह की तरफ से वो बेहतर हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम सिर्फ हार्ट अटैक और इसके बारे में बात करते हैं, तो अगर किसी के पेरेंट्स में अर्ली प्रीमेच्योर कॉर्निया आर्टरी डिजीज जिसको हम बोल रहे हैं बार बार कि जी 40 के दरमियान में अगर उनको हार्ट अटैक हुए हुए हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जी मुझे कहीं सांस चढ़ता है, खाना खाता हूँ तो मुझे स्वेटिंग होती है, या खाना खाने के साथ आप कह लें कि मैदे में जी जलन होती है, तो वो जो अक्सर जो मैदे की जलन होती है दैट ऑल्सो बी अ कॉज, अ साइन ऑफ एन एंजाइना। तो ये भी एक एंजाइना की कॉज है, और ख़ासतौर पे ऐसे पेशेंट्स में जो कि डायबिटिक होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो उनको प्योर पेन हार्ट की नहीं भी होती है, और वो उसी सांस खराब और मैदे की जलन के साथ ही एंजाइना लेके चल रहे होते हैं। ओके, अच्छा, मतलब एसिडिटी जो है वो भी कॉज कर सकती है। एग्जैक्टली, उस अगर किसी को ज़्यादा है, अनटिल और अनलेस आपको रूल आउट कर दिया जाए, आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। एक टेस्ट है जिसको हम ईसीजी नॉर्मल कहते हैं, आप ईसीजी करवाएं। ईसीजी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आप एक दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं वो करवाएं। और अगर हम कहीं ना कहीं शक के अंदर हैं, आपके सिम्टम को लगता है, आपके डॉक्टर को लगता है कि ये एंजाइना भी हो सकता है और मैदे का मसला भी हो सकता है, तो हम एक और फर्दर एक टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट के साथ आपकी दिल की नालियों का 90-95% एग्जामिनेशन हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है हार्ट है या ये जो हो रहा है मैदा है। तो अगर मैदा है, आप अग्रेसिवली मैदे को ट्रीट करें, अपने खाने पीने की मामला ठीक करें, यू विल बी फाइन। और आपकी मेंटल जो आपका एक प्लस माइनस होता है कि जी मुझे शायद खुदा ना खास्ता हार्ट का मसला चल रहा है, इन 2-3 टेस्टों के साथ यू विल बी मेंटली मच रिलीव। ऑलराइट। और जिन लोगों को हल्का सा कहीं पे हार्ट वाली साइड पे पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि उनको हार्ट की पेन हो रही है, तो हार्ट की अगर पेन हो तो उसकी क्या निशानी होती है, और अगर नॉर्मल कोई पेन है तो उसकी क्या अब अगर हम सिम्टम्स हैं? फर्स्ट करें कि हम अपनी अगर ओपीडी की बात करें, अगर हम 10 पेशेंट्स हम देखते हैं तो उस 10 में से 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सिम्टम्स के साथ आते हैं कि दे आर नॉट श्योर कि जी कोई कहता है कि मुझे सिर्फ शोल्डर में पेन है या सिर्फ ऐसे दर्द है। हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल कुछ नहीं है जी आप तुम जाओ, लेकिन वी नीड टू बी वेरी श्योर बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग अराउंड अस कि जो प्रीमेच्योरली पेशेंट्स हम सुनते हैं कि जी किसी की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, तो ये वो 3 टेस्ट हैं जो हम ज़रूर करवाते हैं, चाहे किसी का प्लस सिम्टम है किसी का माइनस सिम्टम है। वी मेक श्योर कि जो 25 साल का बच्चा हमारे पास या 30 साल का लड़का हमारे पास आया है कि जी मुझे प्लस माइनस सी पेन हो रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम उसका एक ईसीजी करें, हम उसकी एकोकार्डियोग्राफी करें, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम इन दोनों में नॉर्मल भी निकल आती हैं तो हम उसको 8-10 मिनट के लिए ट्रेडमिल के ऊपर चलाएं और उसकी ईसीजी को मेजर करें, और हम 2-1 घंटे के अंदर उसको ये बता दें कि जो तुम्हें पेन हो रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट राइट नाउ, दैट्स इट। मतलब अपनी जो लाइफस्टाइल हार्ट को में बेहतर करो। पिंच भी हो रहा होता है लोगों को। इवन अ पिंच, ये वो 3 टेस्ट हैं जो कि हम, हाँ, आपको ईटीटी में लगता है एक्सरसाइज के बाद आपको लगता है कि प्लस माइनस रिजल्ट आ रहा है, बॉर्डर लाइन सा पॉजिटिव है, तो फिर एक फर्दर आप लेके जा सकते हैं कि आप उसका सीटी एक एंजियोग्राफी होती है आप वो करवा लें। बट हैव टू बी श्योर कि ये बच्चा या बच्ची जो भी आपके पास इस सिम्टम के साथ आया है, यू आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन कि ही डज हैव अ कॉर्निया आर्टरी डिजीज और नॉट। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक होता है, तो फौरन क्या करना चाहिए फिर? हार्ट अटैक इज अ फुल डायग्नोसिस बिकॉज ये ट्रायड है जिसको हम कहते हैं कि एक तो छाती में दर्द हुआ, वो छाती का दर्द आपको अस्पताल लेके गया, अस्पताल में जाके आपकी ईसीजी हुई और ईसीजी ने कहा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आपको फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ तो दवाइयाँ हैं जो कि आपने वो खाएं, आपको खिलाएंगे, प्लस वो हार्ट अटैक आपको सीधा कैथ लैब में लेके जाएगा। कैथ लैब का मतलब वो एंजियोग्राफी, वो टेस्ट, वो कमरा जहाँ पे एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी दिल की नालियों का एक टेस्ट है जिसको कैमरे के साथ हम उस नालियों की तस्वीर लेते हैं और वो बता देती है कि जी 3 जो 4 आपकी जो मेन नालियां हैं, किस नाली में कहाँ पे तंगी है, क्या वो स्टेंट के साथ खुल सकती है, क्या वो दवाई के साथ खुल सकती है, या फर्दर अगर वो स्टेंट वाली भी नहीं है तो क्या उसके लिए फिर ओपन हार्ट कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है। नहीं तो अभी जो आपने बताया था और जो वीडियो भी एक सर्कुलेट हुई थी कि जिस टीचर को
कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो अगर शायद उन स्टूडेंट्स में से किसी को सीपीआर देना आता तो शायद वो बच सकते थे। एग्जैक्टली, तो दैट इज उस केस में मैं पूछ रही हूँ कि फिर आम एक किसी इंसान को क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि ये बहुत हमारे सोशली और एट नेशनल लेवल के ऊपर एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑफिस, एवरी हॉस्पिटल, एवरी स्कूल शुड हैव दिस एक्टिविटी कि हर बच्चे को, हर इंसान को एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको हम BLS बोलते हैं वो आना चाहिए। सिंपल सा है कि आपको हाउ टू गिव अ कंप्रेशन, हमारे हाथों में मोबाइल है, हाँ अभी लिखें कि हाउ टू डू अ CPR, वो बता देगा आपने 30 कंप्रेशंस कैसे देनी है, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे देनी। हाँ, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, बट वन थिंग दैट यू कैन डू, आई बिलीव कि वहाँ पे जो आगे जितने भी बच्चे बैठे हुए थे और उनमें से किसी को CPR का इन्फॉर्मेशन भी होती है, और अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, आई बिलीव कि इतनी देर में आप 1122 कॉल करते हैं और आप 10-15 मिनट या 5-10 मिनट के अंदर वो पहुंच जाते हैं, उस दौरान तक आप वो कंप्रेशंस नहीं छोड़ते, यू कैन सेव अ लाइफ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपने कंप्रेशंस देनी है, चाहे इसके लिए आपके पास एयरवे है या नहीं है। इवन अ कंप्रेशन लीडिंग टू 5 मिनट आपने कर लिए, हर 30 कंप्रेशंस के साथ आपने 2 एयरवे मेंटेन करना होता है, आपने सांस भी साथ में देना होता है। अगर वो नहीं भी है तो वो 3-4 लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ताकि वो ना थकें, और 100 कंप्रेशन के बाद चेंज होता रहे साइकिल। ये वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है जो कि आई बिलीव कि दैट शुड बी इवन मैंडेटरी इन योर रेज्यूमे ऑल्सो, वेयर एवर यू अप्लाई। ये हुकूमत का काम है, आई बिलीव कि ये मैंडेटरी कर दें कि आपने कहीं पर जॉब लेने जाना है तो आप सिंपल एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर एक्रेडिशन हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का करें, तो आप एक नेशनल लेवल पे एक एक्रेडिशन कर दें। आपके हर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको आप अलाउ कर दें कि वो उनको बताएं, एंड यू कैन सेव वंडर्स, ऑलराइट। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ौरन से आपको ज़ुबान के नीचे एस्पिरिन रख लेनी चाहिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है? उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो वो जिसको हार्ट अटैक हुआ है और जिसने कहा कि जी मुझे पूरी छाती में खिंचाव है और आपको भी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हार्ट अटैक हुआ है, फिर आपने ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया जो कि इजाज़त देता है कि ब्लड प्रेशर लो नहीं है, तो आप पेन रिलीफ के लिए अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन घर के अंदर है कि आप एंजिसाइड रख सकते हैं। एंजिसाइड एक दवाई है जो कि नाइट्रेट होती है, उस दवाई का काम जो दिल की नाली जो तंग हो रही है उसको थोड़ा सा, जो सुकड़ी हुई है उसको थोड़ा सा डायलेट करना है, ताकि जो सप्लाई नाली की बंद हुई हुई है वो थोड़ी सी खुले और वहाँ से जो खून की रवानी है वो बेहतर हो। वो नाइट्रेट आपको वो टाइम देगा जो आपने हॉस्पिटल जाना है, उस दौरान तक आपकी पेन कम से कम हो। इट्स अ क्रशिंग पेन काइंड ऑफ। सेकेंडली, जो डिस्प्रिन है, अगर किसी के घर में, जब सही पता है, जब इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको ये भी पता होगा उसके हाथ में डिस्प्रिन भी होनी चाहिए। वन डिस्प्रिन जो है दैट इज ऑल्सो अ वंडर। वो डिस्प्रिन जो आप ऑन द वे टू हॉस्पिटल आप खा लेंगे, वो दैट इज इक्वल्स टू योर एंजियोग्राफी, योर एंजियोप्लास्टी, के आपने ऐसा कर दिया कि मरीज की जान आपने काफ़ी हद तक बचा ली। वो जो च्यूएबल एस्प्रिन होती है जिसको हम चबा के सबलिंगुअली वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो ऑन द वे हॉस्पिटल में उसकी पेन भी सेटल हो चुकी होगी और उसका जो क्लॉट बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है विद अ डिस्प्रिन। तो टू द हॉस्पिटल आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन भी घर के अंदर एक नॉर्मल दवाई का, जहाँ पे फर्स्ट एड पड़ा होता है घरों में, वहाँ पे हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि एक एस्प्रिन, 1 एंजिसाइड और 4 गोलियां जो है वो क्लोपिडोग्रल की वो होनी चाहिए, या आपके पर्स में होनी चाहिए या वॉलेट, और इवन जो नॉन पेशेंट्स भी हैं दे कैन कैरी इन देयर वॉलेट्स। ठीक है। अच्छा, कौन से केसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो होते हैं? आई बिलीव कि किसी भी तरह का हार्ट अटैक, हमारी ज़बान में हमें समझाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि योर टाइम इज़ मसल। वो नाली दिल के मसल को सप्लाई कर रही है। वो नाली जितना लेट खुलेगी उतना ज़्यादा नुकसान है उस मसल को, और उतना जब ज़्यादा नुकसान है, नॉर्मल हार्ट अगर फर्ज करें यू कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस एरिया की अगर नाली बंद हो गई है तो बाकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, अब ये वाला जो हिस्सा है वो कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम पे नाली खुल जाती है, इवन उस जो टाइम हॉस्पिटल का है उसमें हम कुछ फर्स्ट एड दे देते हैं, तो हम उस सप्लाई को खोल सकते हैं और वो सप्लाई खुलने से कम नुकसान हो सकता है और कॉम्प्लिकेट भी कम होगा। सो जहाँ हमारी ज़बान में समझाया जाता है जैसे कि टाइम इज़ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मीन्स दिल के पट्टे को हम मायोकार्डियम कहते हैं, तो वो जितना जल्दी हम खोल दें
उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो थोड़े फिट या स्लिम लोग होते हैं उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं इतना फेस करना पड़ता, तो बताइए ये मिथ है या नो नहीं, इट्स अ एक्चुअल? मिथ। वी हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जो कि लगता है ऐसे जैसे इनका कहाँ कोलेस्ट्रॉल होगा, बट फेमिलियरली वो काफ़ी ज़्यादा डिसलिपिडेमिक होते हैं। और जो ओबीस पेशेंट होते हैं, स्मोकर होते हैं, उनका रिकवरी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बनिस्बत ये कि जो नॉन स्मोकर होते हैं, ये एक है कि जो स्मोकर्स की जो जब नाली को खोला जाता है या खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा उनका रिस्पॉन्स आता है बनिस्बत की। ये आई एम नॉट सेइंग कि इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मकसद कहने का ये है कि मकसद नहीं, मकसद कहने का ये है कि वो जो उस वक्त तक पहुँचे हैं, बट द थिंग इज़ कि ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपको उस हार्ट अटैक की तरफ लेके गया है। तो ये तो कतई कुछ तौर डॉक्टर्स तो अवॉइड करने का भी कहते हैं ना, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो अगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, वो कहते हैं स्मोकिंग आप क्विट करते हैं। 100% देयर इज नो सेकंड थॉट कि ये जो है, जो स्मोकिंग किल्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इवन जो आप वेप कह रहे हैं या ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो हैं, दे आर टोटली नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी ईयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट इवन योर कार्डिक, योर बेसिक हेल्थ ऑल्सो। ठीक है। तो आपको अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज जो है ऐड करनी चाहिए ताकि आपका जो हार्ट हेल्थ है वो मेंटेन रहे? आई बिलीव कि जो नॉर्मल अगर हम रूटीन देखते हैं, हम सब बिजी हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिजी हैं इन आवर जॉब्स, इन आवर स्टडीज़ एंड व्हाट्सओएवर जो आप इस पे कहें। और एट लीस्ट मैं एडवाइस तो करता हूँ, बट आई स्टिल अनएबल फॉर माई सेल्फ, कि मुझे भी लगता है कि मुझे वो 30 मिनट्स मेरे लिए भी निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी ज़ात के लिए आप निकालें। बट फॉर द सेक ऑफ यू, जिन लोगों से कि आप गिर्द रहते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, बिलीव उनके लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए यू नीड एटलीस्ट 30 मिनट्स, जिसको हम आम जबान में जो बुक्स कहती हैं कि 150 आवर्स, जिसको आप कहते हैं मिनट, सॉरी, इन अ वीक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे उसको आप 30 मिनट्स कह लें या 40 मिनट्स कह लें, एटलीस्ट वो एक्सरसाइज मीन्स कि वो आप उसके अंदर आप चहलकदमी करें, या बाकी ज़रूरी नहीं कि आप जिम करें। और मैं ये भी नहीं कहता कि जी आपका वेट लॉस जो है वो आप जिम में कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं वो अच्छी है, बुरी, व्हाट्सोएवर यू डू इन दैट 30 मिनट्स, चाहे वो आप हल्की जिम करें या आप वॉक करें या ब्रिस्क वॉक करें। लेकिन अभी आपने जिम का जिक्र किया है, तो काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें जो लोग जिम करते हैं उनको हार्ट अटैक होता है। उसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं। आई बिलीव के बहुत सारे, शायद हम जैसे सोशल मीडिया पे हमने कुछ इंडिया के 1-2 लोगों को देखा जी, और ये बहुत फिट हैं, बट आई बिलीव कि जो स्टीरॉइड्स हैं दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। प्लस अगर हम वहाँ की बात कर रहे हैं तो कुछ अल्कोहल की ज़्यादती भी हो सकती है। हमारे यहाँ भी अगर हम कहें कि कोई ऐसी दवाई विच इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक इट, जिस हम कहते हैं कि आम क्वांटिटी से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, या वो कोई अल्कोहलिक हैं, दैट कैन लीड टू इवन कि जो दिल का पट्टा है वो कमज़ोर हो सकता है। प्लस जिम्स जो हैं या एथलीट्स जो हैं, वो जब प्रैक्टिस करते हैं या जब अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो दिल की धड़कन जो है वो भी ज़्यादा हो सकती है। दैट कैन लीड टू सम कार्डियक अरेस्ट काइंड ऑफ थिंग, कि जिसमें रिदम ख़राब हो गया या अंडरलाइन कोई कंडीशन हुई है। थर्डली, जो वेट लोग उठाने की कोशिश करते हैं या आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठाने की कोशिश करते हैं विदाउट अ प्रैक्टिस, तो हमारी मेन शहरक का नाम एयोटा होता है। उस एयोटा के अंदर टीयर आने का खतरा होता है, और अगर वो टीयर आता है तो उसको हम एयोटिक डायसेक्शन कहते हैं। मतलब वो उसके अंदर टीयर आने का मतलब वो कि डायसेक्ट हो गई है। दैट कैन लीड इवन टू सडन कार्डिक डेथ। और तो वो से आप सुपरवाइज ट्रेनिंग करें और आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें, एंड आई बिलीव कि स्लोली जो है वो अपनी बॉडी को और अपने स्टेमिना को बिल्ड करें। ठीक है। आप अपने पेशेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो रूटीन के अलावा ऐड करनी चाहिए, खाने पीने की फूड आई आइटम्स? बिलीव कि ये तो हम सबको ना भी बताएं, सबको पता है कि आपने नॉर्मल अपनी जो सब्जियों का या फ्रूट्स का अपना जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, या रेड मीट अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं इम्पॉर्टेंट जो आई बिलीव जो मुझे लगता है, खाना का जो टाइम है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें या किसी तरह डिसिप्लिन इतना करें विद द टाइम, कि आप जो लेट नाइट है या आफ्टर 7-8 o'clock जो है किसी भी तरह की, आप उसको किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, कुछ मतलब फ्रूट्स ले सकते हैं या कुछ नट्स ले सकते हैं जहाँ पे वो क्रेविंग, लेकिन ये एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती है, आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और हमने पेशेंट्स देखे हैं, मैं अगर अपनी नानों की बात भी बताऊँ, आई मस्ट से दिस, कि वो उनको डायग्नोज हुआ कि उनकी तीनों नालियां बंद हैं एट द एज ऑफ लाइक व्हेन शी वाज 60 प्रॉबली, और शी लिव लाइक 81। उन्होंने बाईपास नहीं करवाया, उनको एडवाइस था, लेकिन उनका एक ही मोटिव था थ्रू आउट हर लाइफ कि वो इतना सा खाना खाती थी।
तो आधी रोटी खाना, या बुजुर्ग कहते थे चपाती रोटी खाना, या इतनी इतनी सी खा लेना, तो वो अपना कभी भी पेट भर के नहीं खाए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं और किसी को कॉर्निया आर्टरी डिजीज भी है, वो खाना कैन लीड्स टू एन एंजाइना। जो पेट भर के खाएगा उसको फिर सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, उसकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, खाना खाने के फ़ौरन बाद नॉर्मल आपका मेटाबॉलिज्म कहता है कि दिल की धड़कन बढ़ेगी, वो जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ेगी आपको एंजाइना होगा। तो वो खाना कैन ऑल्सो रिस्टोर, उस पर चलती रही, और वो समहाउ विद हर एज वो किसी और अपनी किसी और बीमारी से उनकी डेथ हुई, बट नॉट द कार्डिक। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते साथ ना आप वॉक कर लें। अब कुछ लोग खाना खाते जाते हैं, मुंह में पानी होता है या आखिरी वाला होता है, साथ ही वॉक के लिए उठ जाते हैं। आई बिलीव इट्स अ काइंड ऑफ अ मिथ कि जी खाने के बाद आप चाय ना पिए खाने से पहले, लेकिन जो आई बिलीव हम इसको सुन्नत रसूल भी कह लें कि जी खाने से पहले जो है 5 मिनट या 10 मिनट वेट करके चलना चाहिए या फ़ौरन आप चल सकते हैं? आप आई बिलीव कि इसमें आप इसमें ज़्यादातर आई बिलीव कि जो है वो मिथ ही समझी जाती है। आप खाना खाने के बाद भी है आप चल सकते हैं, या ना कि आपने दौड़ लगानी है, हल्की चहलकदमी ज़रूर करें। ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कि जी आप खाने के बाद वो 40 कदम चलें, तो वो आप तो इसको चहलकदमी कहते हैं, इसमें और तो कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को स्टंट डलता है या बाईपास होता है जिनका, तो उनको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? कौन सी मिथ्स हैं जो लोगों में बहुत ज़्यादा आम है? तो उनके बारे में प्लीज़ बताइएगा। मिथ्स हम सुनने में आते हैं कि जी एक दफ़ा स्टेंट डल गया तो शायद वो स्टेंट एक तो बंद हो सकता है, या उसकी कोई लाइफ होती है, या बाईपास के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, या स्टेंट के बाद ये, तो ये सब मिथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई बिलीव कि जो पेशेंट जिनकी एंजियोग्राफी हुई और बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो नाली अगर बंद थी, उसके अंदर स्टेंट प्लेस हो गया और उसने लाइफस्टाइल और अपनी दवाइयों के साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा, तो दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कि उसको कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई वेट उठाएगा तो स्टेंट, हम ये भी सुनने को मिलता है कि जी वो नाली के अंदर स्टेंट कहीं स्लिप हो गए, कहीं आगे ना चला जाए, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात कि अगर हम बाईपास की बात करें, ठीक है, बाईपास एक ओपन हार्ट है, और अब तो ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि एक तो ये है कि सामने से चीरा दे के, जिसको हम ओपन हार्ट कहते हैं, और अब मिनिमली इन्वेसिव बाईपास भी आ चुके हैं, एक छोटे कट के साथ जो है वो, बट दे आर सो मेनी अदर कंडीशन जिसमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि बाईपास का पेशेंट नहीं कर सकता, उसकी एक नॉर्मल रिकवरी लाइक 2 वीक्स उनकी होती है, एंड दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। सेम इज द केस विद कि स्टेंट अगर किसी ने डलवाया, उनका एक 7 डेज का एक पीरियड है जिसमें उनको अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, और आफ्टर 7 डेज ही इज ऑल ओके टू डू एनीथिंग। कितने देर बाद आप टेस्ट वगैरह ये जो भी प्रोसीजर होता है वो करवा लेना चाहिए? ये कितनी ईयर्स के बाद, कितने मंथ्स के बाद? आप कहना चाह रही हैं कि कितनी देर के टाइम में हमें स्क्रीन करना चाहिए? अगर तो फर्स्ट करें किसी एक पेशेंट को डायग्नोज हो गया है कि उसको हार्ट का मसला है, ही इज एट द एज ऑफ 40, उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसकी एक नाली बंद थी, उसको स्टेंट डल गया, तो एक नॉर्मल फिनोमिना में उसको हर 3 महीने के बाद अपने कार्डियोलॉजिस्ट को देखना है अपने फॉलोअप के लिए, चाहे उसको कोई सिम्टम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस 3 महीने में जब भी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो उनकी ईसीजी भी करेंगे, प्लस दवाई में ऊपर नीचे कुछ होगा तो भी करेंगे। अब जिसको नहीं है डायग्नोस्ड अभी, वो पेशेंट अभी हेल्दी है और उसको कोई खुदा न खास्ता हार्ट का मसला नहीं हुआ, तो और लेकिन उसकी एक फैमिली हिस्ट्री है और वो समझता है कि मुझे जी स्क्रीन पे करना है, तो एटलीस्ट 5 ईयरली उसको एक ज़रूर अपनी हार्ट की हेल्थ को देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं कि आपको ईसीजी करवानी चाहिए, आपको एक एकोकार्डियोग्राफी करवानी चाहिए, और अगर आगे उसको समझता है कि जी मुझे एक्स एंड पेन्स होती हैं हार्ट पे और मुझे लगता है कि जी मुझे कोई कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है, तो उसमें ईटीटी करवाने में भी कोई हर्ज नहीं है हर 5 साल। ठीक है। और ये जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि बच्चों को हो जाता है, मतलब बहुत अर्ली एज में, तो उसके लिए एहतियात प्लीज काइंड। अर्ली एज में जो बच्चों को हो रहे हैं वो हार्ट अटैक के अलावा और कुछ बीमारियां हैं जिसको हम रेमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। हमारे चले बड़े शहरों में तो बीमारी कम हो चुकी है, लेकिन छोटे शहरों में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो क्या बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको पता चल जाता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है? उस फिर अगेन वो तो कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस आप सुनते होंगे दिल के जी सुराख है, कोई हार्ट में सुराख है, वो 2-3 तरह के वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो एक अलग है। हम बात करें कि जहाँ हार्ट वीक हो गया है, बच्चों में भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट वीक हो जाता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन किसी तरह के इन्फेक्शन के साथ हार्ट के मसल का ही एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें हार्ट का जो पट्टा है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उनको भी वही हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चाहिए जो कि बड़ों को चाहिए। प्लस हार्ट के वैल्व्स टाइम के साथ या किसी बीमारी की वजह से
हार्ट का वाल्व एक तंग हो जाता है, जिसको हम हार्ट के मेजर 4 वाल्व्स हैं, उसमें किसी 2 में या 3 में या इवन चारों में वो तंगी की प्रॉब्लम आ सकती है। उसको खोलने का एक तरीका है, वो एक अलग चीज़ चली जाती है। बट बच्चों में दे आर मोस्टली प्रोटेक्टेड, उसमें हार्ट अटैक के एलिमेंट्स कम होते हैं, बाकी बीमारियों की जो है वजूहात ज़्यादा होती हैं जिसमें हार्ट का मसल वीक हो सकता है। ठीक है, लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आई बिलीव कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवर द ईयर्स जो हम अपनी लाइफस्टाइल में देखते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर, यू शुड चेक योर 3 मंथ्स का एक डायबिटीज़ का टेस्ट कहते हैं कि HbA1c है। एनीबडी हु इज़ अबव 40 ही शुड बी स्क्रीनिंग इट लाइक एटलीस्ट, अगर उसको कुछ नहीं है ईयरली एक नॉर्मल अपना ब्लड स्कैन्स करवाएं, और अगर उसको कुछ सिम्टम्स लगते हैं तो वो हार्ट की आगे हेल्थ को देखा जा सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर, टेक केयर ऑफ़ योर डायबिटीज़, टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप आई बिलीव, एंड ईट हेल्दी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।